जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसा कि हम पिछली बार आपको हम वीडियोस दे चुके थे कर्मयोगी के रूप में पटवारी, है ना। तो हमने बताया था कि एक पटवारी का फील्ड पे क्या क्या काम है, जिसमें हमने सबसे पहले बताया था कि आप फील्ड पर कैसे कम्युनिकेट करेंगे। दूसरा हमने बताया था कि जो नागरिक केंद्रीय सेवाएं हैं, है ना, वो कैसे फॉलो करना है। तीसरा, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमको क्या बिहेवियर अपनाना है। तो यह है कर्मयोगी के रूप में एक पटवारी। उसी का सेकंड पार्ट है जो हमारी यही वाली बुक थी, यही बुक अभी कंटिन्यू है। इसका सेकंड पार्ट है राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी कि विभिन्न योजनाएं जो कि राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इस सेशन में हम आपको केवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले तो ये बताएंगे कि ये योजनाएं जो शासन द्वारा चलाई जा रही हैं वो क्या है, इनमें कैसे काम करना है, क्या काम करना, और फिर पटवारी का इसमें क्या रोल है, पटवारी इसमें क्या काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आशा कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और अपडेट है। एक अपडेट ये है कि हमने अभी हाल ही में जो पिछली बार हमने वीडियो बनाया था 3+3 वाला, तो उसमें नया अपडेट आया है जिसमें हमें पता चला है कि शासन द्वारा सिलेबस तो 3+3 का ही अपनाया गया है, लेकिन उन्होंने जो शेड्यूल है वो 4+2 में ही काबिज कर दिया है उसको, क्योंकि कई जिलों द्वारा भी मांग की गई थी कि हमारे यहाँ चुनाव थे, उसके कारण हम प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए हैं, प्रशिक्षण अच्छे से नहीं दे पाए हैं, इस कारण से 4+2 ही आपका प्रशिक्षण चलेगा। तो अब आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए। किसी को कोई भी समस्या आए किसी भी ज़िले में आप हमको बता सकते हैं, है ना। टेलीग्राम पर हमको कम्युनिकेट करके काफ़ी लोग बता रहे हैं, टॉपिक्स हमको दे रहे हैं कि सर हमको इस पे चाहिए, इस पे चाहिए, तो हम उन पे भी वीडियोज़ लाएंगे। जस्ट ये सिलेबस खत्म करके हम उस पर वीडियो लाएंगे। वर्तमान समय में मेरे घर में कुछ छोटे छोटे आतंकवादी हैं, तो उन छोटे छोटे आतंकवादियों के चक्कर में मैं ये वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, तो उस कारण से आप निश्चिंत रहें। जैसे ही ये घुसपैठ खत्म हो जाएगी मैं आपको क्वालिटी वाले वीडियोस वापस दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या कह रहे थे योजनाओं के संबंध में। देखिए, योजनाएं क्या होती हैं, स्कीम्स जो होती हैं, गवर्नमेंट समय समय पर स्कीम्स चलाता है। जो भी तबका है, एक तबका होता है विशेष तबका, उस तबके के अनुरूप, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप शासन जो है समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाता है, जिससे कि शासन की पारदर्शी रूप से योजनाएं या वो लाभ है वो उस तबके को, उस व्यक्ति को, उस वर्ग को आसानी से पहुंच सके। और पटवारी का कार्य या जो एक कर्मचारी होता है उस स्तर पे, उसका यह कार्य है कि वह उन योजनाओं को एज इट इज़ पहुँचने दे। ठीक है, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कोई स्कीम लागू करती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो कोई बेनिफिट दे रही है। अब वो बेनिफिट गवर्नमेंट चाह रही है डायरेक्ट किसको मिले, नागरिकों को, लेकिन बीच में कुछ होते हैं बिचौलिए जो इस स्कीम, इस बेनिफिट को परसेंटेजेस में कट करके यहाँ नीचे पहुँचाते हैं। इससे गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है 100 और वो कटते छटते नीचे पहुँचता है 30। ठीक है, इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वर्तमान सरकार ने या वर्तमान समय में सभी सरकारों ने एक चीज़ लागू कर दी है, वो है डीबीटी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बैंक के संदर्भ में आप इसको समझेंगे तो इसमें जो बीच का बेनिफिट था वो ख़त्म करके सीधे डायरेक्ट टू द बैंक जा रहा है चीज़ें। और इसको यदि आप ग्राउंड में समझेंगे तो वो है कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, केवल जांच का अधिकारी है। जांच के लिए जो है वो कर्मचारी बनाए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे ग्राम पंचायत में सचिव को बनाया गया है, राजस्व विभाग में भू अभिलेख में पटवारी को बनाया गया है। उनका काम है वो ये चेक करना कि जिसको बेनिफिट दिया जा रहा है क्या वो व्यक्ति पात्र है या नहीं, तो उस योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए या नहीं। तो ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पटवारी का कार्य आ जाता है। तो हम इसमें योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। पहले हम बताएंगे आपको योजनाओं के डिटेल के बारे में, फिर बताएंगे पटवारी का रोल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली योजना से। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं हम, लेकिन आपको एक एक करके एक एक योजनाएं बताएंगे ताकि आपको दिक्कत न जाए। ठीक है, सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये आपका मुख्य कार्य है। यह योजना लागू की गई थी 2018 में। ठीक है, इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था, लोकसभा 2019 के जस्ट पहले। उस समय
यह योजना वर्तमान में क्या कहती है, पहले ये समझ लें, फिर हम इसकी इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी योजना का, हर चीज़ का जीवन में एक इतिहास होता है, एक वर्तमान होता है और एक भविष्य की उसकी संभावनाएं होती है। सबसे पहले इसका इतिहास देखते हैं। तो इसको 2018 में चुनाव के जस्ट पहले केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इसको लागू किया गया था, जिसमें 2000 रुपये की 3 किस्त 1 वर्ष में दी जाएंगी, यानी कि 6000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? किसानों को। तो जिस व्यक्ति के पास कृषि भूमि होगी, तो जो 2018 में जब पहली बार ये योजना आई थी, उसमें जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होगी, कितनी? 2 हेक्टेयर या 5 एकड़, 5 एकड़ से कम जिसके पास कृषि भूमि होगी, वो इस योजना का हितग्राही होगा, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये आया था पहले। लेकिन चुनाव के जस्ट बाद जून 2019 में शासन ने कहा समस्त कृषकों को, किनको? समस्त कृषकों को 2000 रुपये प्रति तिमाही यानी 6000 रुपये साल किसको मिलेगा? जिसका नाम 1 फरवरी 2019 की स्थिति में भू अभिलेख में होगा, जिसके नाम पर ज़मीन या जिसके नाम पर उस स्थिति में, इस तारीख की स्थिति में जिसके नाम पर ज़मीन होगी, उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, किसान होना चाहिए। इसमें परिवार के मुखिया को मिलेगा। किसको मिलेगा? परिवार के मुखिया को। समस्त कृषकों को 2000 रुपये प्रति तिमाही या फिर 6000 रुपये साल 1 फरवरी 2019 से। किस पर? कृषि भूमि पर। किस पर? कृषि भूमि पर। और क्या था इसमें? 1 फरवरी, हाँ, परिवार के मुखिया को, परिवार के मुखिया को। तो परिवार की परिभाषा इस योजना के लिए क्या थी? पति पत्नी और नाबालिग बच्चे। यदि किसी में हस्बैंड, वाइफ और माइनर, सन और डॉटर या सन एंड डॉटर, ठीक है, माइनर, नाबालिग पुत्र पुत्रियां हैं या पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, तो वो सब इसके लिए, उसमें एक व्यक्ति ही इस योजना के लिए पात्र होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगी। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी क्रियान्वयन। और कुछ देख लें इसमें बताने लायक जो बेसिक। ठीक है, यही है, कृषि योग्य भूमि पर होगा। ये सारे, इसके सारे सर्कुलर जो है वो पीएम किसान की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, pmkisan.gov.in। इस पे आप जाएंगे, ऊपर एक ऑप्शन आता है लेटर्स का, वहाँ पर आपको सारे पत्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गई योजना। योजना लागू हुई थी 1 फरवरी 2018 में। पहले 2 हेक्टेयर का था प्रावधान, फिर इसको सुधार करके 1 फरवरी 2019 करके समस्त कृषकों को ले लिया है। परिवार की परिभाषा यही है जो मैंने आपको बताया। अब इसमें कौन कौन व्यक्ति अपात्र होगा इस योजना के तहत? तो इस योजना के तहत कौन कौन अपात्र होगा? पहला, शासकीय सेवक जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। ठीक है, रिटायर्ड पेंशनर जिसकी पेंशन 10,000 से अधिक होगी, 10,000 से जिसकी अधिक होगी पेंशन, वो। तीसरा, किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति। प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, ठीक है, जो भी प्रोफेशनल्स आते हैं इस श्रेणी में। फिर आता है आपका जो इनकम टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, आईटीआर भर रहा है नहीं, जो इनकम टैक्स भरता है, इनकम टैक्स दे रहा है, सरकार को आय कर दे रहा है। ठीक है, किसी मंत्रालय में, किसी कार्यालय विभाग में या फील्ड की इकाइयों में सेवानिवृत्त या सेवारत कर्मचारी, वही जो गवर्नमेंट हमने बताया आपको। इसके बाद
संस्थागत भूमि स्वामी। संस्थागत भूमि स्वामी का मतलब है जो क्या कर रहे हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इसमें अपात्र होंगे, जिसके ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे ज़मीन है। उसके बाद जो कृषि भूमि नहीं होगी, डाइवर्टेड भूमि या कृषि अनुपयोगी भूमि, वो सब इसमें क्या होंगी, अपात्र हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि इसमें फॉर्म कैसे भर जाता है। चलिए, फॉर्म कैसे भरता है, ये तो आपने समझ लिया, पात्र की श्रेणी, आपने समझ लिया योजना के बारे में। अब सबसे पहले जब योजना आई थी तब सारा डेस्कटॉप यूटिलिटी आई थी, एक ऑप्शन। ठीक है, क्या आया था, डेस्कटॉप यूटिलिटी। इसमें भू अभिलेख का एज इट इज़ पूरा डेटा उपलब्ध था। भू अभिलेख का पूरा डेटा उपलब्ध था। इस डेटा को उस समय दिए गए समग्र आधार और पासबुक के खाता नंबर के अनुसार इस डेटा को फिलअप किया गया। ठीक है, तो इस पर क्या करना होता था, इस यूटिलिटी में फॉर्म भरना होता था। फॉर्म भरने में क्या बनाना पड़ता था, सबसे पहले हम क्या डालते थे, समग्र आधार बैंक पासबुक और आधार का इंग्लिश नेम। ठीक है, ये चारों भरने के बाद क्या बनाना पड़ता था, परिवार का मुखिया बनाना पड़ता था। मान लो पति पत्नी के नाम पे भी ज़मीन है, नाबालिग बच्चों के नाम पे भी ज़मीन है, तो इसका मुखिया बनाया जाता था। एक मुखिया को फिर इसका लाभ मिलता था। ये हो गया पटवारी की आईडी से। ये काम कहाँ तक होता था, पटवारी की आईडी तक। जब ये भर जाता था तब इसको तहसीलदार आईडी में भेज दिया जाता था XML के लिए, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक फाइल जनरेट होती है, यहाँ से तहसीलदार आईडी से ही पुश होता है। तहसीलदार आईडी से ये पुश होता है। ये यहाँ से पुश होने के बाद कहाँ चला जाता है, सर्वर पर। सर्वर से इसको भेज दिया जाता है सब कुछ जांच करने के बाद, कहाँ, राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे जांच के बाद केंद्र, क्योंकि केंद्र शासन से पैसा आना है, केंद्र शासन में सब कुछ चेक होने के बाद जनरेट होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद FTO जनरेट होता है। पहले RFT होता है, सॉरी, पहले RFT फिर FTO। FTO जनरेट होने के 30 दिवस के अंदर पेमेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका काम केवल यहाँ तक, मतलब पटवारी का काम केवल यहाँ तक होता है। फिर ये प्रक्रिया है जो राज्य स्तर से केंद्र स्तर तक चलती है। इसको हम एक स्लाइड बाद और अच्छे से समझा दे रहे हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ गया, यूटिलिटी ये पहले की बात कर रहे हैं हम, पहले। ठीक है, अब वर्तमान में क्या हुआ, 2022 में फरवरी में इसको अपडेट किया गया और इसकी जगह पर लाया गया है PM किसान 2.0। क्या लाया गया है, PM किसान 2.0। इसमें व्यू एडिट से फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, व्यू एडिट से फॉर्म भरने के बाद मार्क्ड एज एलिजिबल किया जाता है। क्रिएट फैमिली, फिर XML के लिए पुश करेंगे, बाकी की प्रोसेस सेम। ठीक है, तो ये है अभी जो हो रहा है वो। अब इसमें जब यहाँ से ये पहुँच गया कहाँ पर, हम इसको वापस एक बार ये वाला पूरा फिर से बताते हैं। XML के लिए इन्होंने भेज दिया। XML कहाँ गया, तहसीलदार की आईडी पर। तहसीलदार आईडी पर, जब तहसीलदार आईडी पर ये XML चली गई, वहाँ से ये चला जाता है राज्य स्तर पे। ठीक है, भोपाल समझ लीजिए, राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे सभी डेटा की जांच करके, छटनी करके इसको एज इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया जाता है केंद्र की ओर। केंद्र में इसकी जांच की जाती है, इसका आधार वेरीफाई किया जाता है, इसका DBT चेक किया जाता है। जब DBT चेक कर लेंगे, सब कुछ ओके होगा, तब ये कहाँ चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए।
इसका जनरेट हो जाता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर। जब रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है उसके बाद होती है इसकी बेसिक जांच, कौन कौन सी, LR लिंकिंग है या नहीं, KYC है या नहीं। यदि ये सब है तो क्या हो जाती है उसकी RFT जनरेट, है ना, RFT जनरेट। RFT के बाद होता है FTO, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट होने के 30 दिवस में पेमेंट आ जाती है, पेमेंट आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका PM किसान योजना। अब आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप इसको सारा की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल है PM किसान की आप ऐप डाउनलोड कर लें। PM किसान GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो PM किसान की वेबसाइट कौन सी वाली, gov.in, इस पर आप जाएंगे, एक ऑप्शन आता है नो योर स्टेटस। वहाँ पर आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आपकी कितनी किस्त आ गई हैं, और यदि नहीं आई हैं तो उनका कारण। उसमें सिर्फ 3 चीज़ें दिखाएगा जहाँ पर आपका दिक्कत होगी। एक होगी LR लिंकिंग, दूसरा बैंक DBT, तीसरा आपका दिखाएगा आधार KYC। ठीक है, 3 चीज़ें। ये हो गई आपकी PM किसान योजना। आशा करता हूँ कि ये योजना आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है वर्तमान समय में। इसमें पटवारी को केवल फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद बीच बीच में यदि किसी प्रकार से किसान का स्टेटस नहीं दिखा रहा है, किसान को दिखा रहा है कि उसका ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग, तो पटवारी जी का काम है इसको ओके कराने का। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किसान का है, उसको KYC कराना है स्वयं से। यदि आपके आसपास कोई किसान हो जो PM किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उनको बोलें कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लें। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है तो आप जाकर अपनी KYC करा लें। ठीक है, ये हो गई एक योजना। अगली योजना पर आते हैं जिसको हम कहते हैं CM किसान। CM किसान, ठीक है, इसको कहते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। CMKKY, CM किसान कल्याण योजना। ठीक है, किसान कल्याण योजना। अब इसको शासन ने क्या किया था, इसको लागू किया है शासन ने 2019 में। ठीक है, 2019 के आखिरी में इसको लागू किया शासन ने, मतलब 2020 में इसको लागू किया था। पहली किस्त 2020 में आई इसकी, जिसके तहत उस समय 2000 रुपये की 2 किस्तें, यानी 6 माही में, 6 माह में एक बार, साल में 4000 रुपये किसको मिलेगा, जिसको PM किसान मिल रहा है। यानी इसमें कोई अलग से कोई पात्रता नहीं है, इसमें कोई अपात्रता नहीं है। ये सिर्फ सीधा सीधा है, जिसको PM किसान योजना का लाभ मिल रहा है उसको CM किसान मिलेगा। पिछले साल विधानसभा के जस्ट पहले शासन द्वारा इसको 6000 करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अब CM किसान में और PM किसान में दोनों में 6-6 हज़ार रुपये साल मिलेगा, ऐसी घोषणा है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ अलग से नहीं करना, इसका अलग से पंजीयन नहीं कराना पड़ता। यदि किसी को PM किसान योजना का लाभ मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको CM किसान योजना का लाभ मिलेगा। बस अब इसमें पटवारी जी को क्या करना है वो हम बताते हैं। हर 6 माही में पटवारी जी को किसान की फ़ोटो खींचकर, फ़ोटो के माध्यम से क्या करना है, सत्यापित करना है कि यह व्यक्ति यही है और यह जीवित है। जैसे बैंक में होता है वेरिफिकेशन हर साल नवंबर में कि यदि कोई पेंशनर है तो उसको हर साल नवंबर में बैंक में बुलाया जाता है कि आप जीवित हैं या नहीं। उसी प्रकार से इसका भी, इस योजना का भी क्या किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। ये हो गई आपकी CM किसान योजना। फिर आते हैं हम अगली योजना पे। ये 2 योजना हो गई हमारी। ठीक है, इनमें आपको किसी को भी कोई भी योजना में कोई समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर अगली है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। देखिए, अलग अलग ज़िलों में CM किसान और PM किसान का स्टेटस सेम है, लेकिन बाकी जगहों, बाकी योजनाओं का अलग अलग ज़िलों में अलग अलग स्टेटस है। कुछ जगह पर इसमें फेज़ 4 पे काम चल रहा है, कुछ जगह पर फेज़ 2 पे, कुछ जगह पर फेज़ 5 पे। ठीक है, तो हम बताते हैं इसमें CMABY
आवासीय भू अधिकार योजना, और ये CM, तो CMABY, ठीक है। तो CMABY के तहत जो व्यक्ति आवासहीन है, जिसके पास संयुक्त रूप से परिवार के पास, जिसके परिवार के पास संयुक्त रूप से रहने के लिए मकान नहीं है, उसको शासन द्वारा 60 स्क्वायर मीटर, लगभग 650 या 645 स्क्वायर फीट का भूखंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? भूखंड, यानी कि प्लॉट दिया जाएगा, जहाँ पर वो क्या बना सकता है? मकान बना सकता है, ठीक है। मकान के लिए उसको क्या दिया जाएगा? भूखंड दिया जाएगा। कौन सी ज़मीन पर दिया जाएगा? आबादी की ज़मीन पर दिया जाएगा। यदि किसी भी ग्राम में आबादी की भूमि उपलब्ध नहीं है तो पहले शासकीय ज़मीन जो रिक्त है और जो आबादी घोषित किए जाने योग्य है, उसको पहले आबादी घोषित करवाया जाएगा, फिर इन प्रकरणों पर उसमें क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें, इस योजना को समझिए। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत CMABY के तहत जिसके पास स्वतंत्र आवास नहीं है, भाई मान लीजिए एक 4 कमरे का मकान है, उसमें 3 परिवार रह रहे हैं, सबके पास स्वतंत्र आवास नहीं है, तो वो स्वतंत्र आवास नहीं है। दूसरा, 5 एकड़ से कम भूमि है। तीसरा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक प्रणाली के तहत जहाँ पर जो गल्ला प्राप्त करता है, क्या प्राप्त कर रहा है? गल्ला प्राप्त कर रहा है या अनाज प्राप्त कर रहा है। 5 किलो वाला है ना, PDS होता है अपने यहाँ, जो सोसाइटी होती है जहाँ से हर महीने अनाज मिलता है। आयकर दाता ना हो, आयकर दाता, आयकर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, आयकर दाता ना हो। फिर शासकीय सेवा में ना हो कोई परिवार का सदस्य। और उस ग्राम में जहाँ पर वो आवेदन कर रहा है वहाँ का वो 1 जनवरी 2021 की स्थिति में क्या हो? वोटर होना चाहिए उसको, ठीक है। तो हम समझ गए सिंपल सी बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम में जिसके पास कोई मकान नहीं है, कोई उसके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, स्वतंत्र आवास नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, वो PDS से अनाज प्राप्त करता हो, उसके पास 5 एकड़ से कम भूमि हो, उसके परिवार के पास आयकर दाता ना हो, शासकीय सेवक ना हो, और 1 जनवरी 2021 की स्थिति में उसका नाम उस ग्राम की वोटर लिस्ट में हो, वो इस योजना के तहत पात्र होगा, वो आवेदन कर सकता है। आवेदन कहाँ से करना है? आवेदन करना है सारा की वेबसाइट से, saara.mp.gov.in। वहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा CMABY, वहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, देखेंगे और आवेदन करें। आवेदन करें पे क्लिक करें, समग्र ID डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, तो ये बेसिक सी सारी इन्फॉर्मेशन वो फिलअप कर लेगा, कि पूछ लेगा आपसे, और फिर ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये काम है किसान का। अब पटवारी जी का क्या काम है? जब कोई किसान इस योजना के तहत आवेदन करेगा तो पटवारी की सारा ऐप में, किसमें? सारा ऐप में ये आवेदन आ जाएगा, जहाँ पर वो सचिव के साथ संयुक्त रूप से जांच करेंगे। यदि ये सारे 6 बिंदु सही हैं तो उसका केस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब वो आवेदन कर रहा है तो किस में आवेदन किया उसने? प्रारूप का में। पटवारी जी ने चेक किया, उन्होंने काय में चेक किया? प्रारूप खा में चेक किया, ठीक है। तो ये प्रारूप खा में 6 पॉइंट हैं, यदि किसी भी पॉइंट पे वो अपात्र है तो वो उसका आवेदन अपात्र हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी 5 चरणों में काम इसमें हो चुका है, 5 फेजेज़ में काम हो चुका है। 6वां फेज़ जल्दी आने वाला है, शायद आ गया होगा रिसेंटली, तो मैंने चेक नहीं किया लास्ट टाइम 5 फेज़ तक इसका काम हो चुका था जब हमने देखा था 10 दिन पहले तक,
ठीक है। 5 फेज़ का मतलब कि पहले चरण में यदि कोई छूट गया हो तो दूसरे चरण में आवेदन कर दे, दूसरे चरण में कोई छूट गया तीसरे चरण में आवेदन कर दे, ऐसे करके 5 चरणों में इसका काम हो चुका है। और शासन का प्रयास, शासन की मंशा है कोई भी व्यक्ति आवासहीन ना रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास मकान बनाने को ज़मीन ना हो। तो इसमें केवल क्या दिया जा रहा है, भूखंड। क्या दिया जा रहा है, भूखंड यानी कि प्लॉट। कितना बड़ा प्लॉट दिया जा रहा है, 60 स्क्वायर मीटर या लगभग 650 स्क्वायर फीट। ठीक है। ये पटवारी जी ने यहाँ पर आवेदन की जांच कर ली। जब पटवारी जी इसके आवेदन की जांच कर लेंगे ऐप से, तब फिर क्या होगा, फिर 10 दिवस के भीतर इसकी जांच करके तहसीलदार की आईडी से इसका इस्तेहार जारी होगा, दावा आपत्ति जारी होगी कि भाई हमने 50 आवेदनों में 30 लोगों को पात्र पाया है, तो ये 30 लोगों का नाम ये है। तब 30 लोगों के नाम में किसी को आपत्ति हो कि उसका पीडीएस नहीं है, उसके पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो लोग आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। आपत्ति के बाद इस्तेहार जारी होगा और फिर उसका प्रारूप गा जनरेट हो जाएगा। जो हमने खा पढ़ा था, प्रारूप गा। प्रारूप गा का मतलब है उसको उसका पट्टा मिल जाएगा, उसको जो पट्टा वितरण है, वो जो भू आवंटन का पत्र है उसका, जहाँ पर उसको भूखंड आवंटित होगा, वो पत्र मिल जाएगा। उस प्रारूप गा के पहले पटवारी जी के पास आएगा जब गा का फाइनलाइजेशन होगा कि देखो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, है ना। प्रारूप खा हो गया, सब कुछ हो गया, तहसीलदार ने ओके पाया, तो तहसीलदार क्या करेंगे, बोलेंगे इसका क्या बनाओ, आबादी का लेआउट। क्या बनाओ, लेआउट। अब ये एक आबादी का नंबर है, यहाँ पर ये लेआउट बनेंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर में क्या हो गया, लगानी भूमि। दक्षिण में क्या हो गई, रोड। पश्चिम में 2 नंबर का प्लॉट, पूरब में 2 नंबर का प्लॉट, और फिर पश्चिम में फिर से की भूखंड या फिर से की कोई लगानी भूमि। तो इस तरीके से इसकी चौहद्दी तय हो जाएगी। तो प्रारूप गा के लिए इस लेआउट के अनुसार, जो कि आरईएस के साथ मिलकर बनाया जा सकता है, उसमें क्या लिखी जाएगी, लेआउट या दिशाएं, चौहद्दी। क्या लिखी जाएगी, चौहद्दी। इस चौहद्दी को अप्रूवल करके इस व्यक्ति को ये 60 स्क्वायर मीटर का पट्टा या ये प्लॉट आवंटित कर दिया जाएगा। 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर, जो भी डिज़ायर्ड प्लॉट होगा, जो भी उसको आवंटित प्लॉट होंगे वो उसको आवंटित हो जाएंगे। तो ये हमने देखी कौन सी योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ग्रामीण। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ग्रामीण। अब इसी को जब हम नगरीय पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना नगरीय, ये हो जाती है धारणाधिकार। ठीक है, ये क्या हो जाती है, धारणाधिकार, यानी कि धारणाधिकार योजना। तो इसमें शासन क्या कहती है, ये नगरीय क्षेत्र के लिए है, इस पे शासन वहाँ पर प्लॉट दे रही है, क्या प्लॉट दे रही है, मकान बनाने के लिए, आवास करने के लिए। यहाँ पर शासन क्या करती है, लीज पर देकर भूमि को भू राजस्व लेगी या भू भाटक लेगी। ठीक है, क्या लेती, टैक्स लेती है। कितना, इसमें 30 वर्ष का स्थायी पट्टा दिया जाता है, 30 वर्ष का स्थायी पट्टा दिया जाता है। ठीक है। अब इसकी गाइडलाइन पहली कहती है 2014 से पूर्व निर्विवाद पजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निर्विवाद कब्जा होना चाहिए। उस कब्जा के आधार पे क्या दे दिया जाएगा, 30 वर्ष का स्थायी पट्टा दे दिया जाएगा, जिसका शासन को क्या जमा करना पड़ेगा, आपको प्रब्याजी और भूभाटक जमा करना पड़ेगा। ठीक है। इसका अलग अलग है, किस क्षेत्र में होगा, तो बाजार मूल्य का यदि 150 स्क्वायर मीटर तक ले रहे हैं तो क्या होगा, वर्तमान बाजार मूल्य का 5%, 200 तक ले रहे हैं तो 10%, और 200 स्क्वायर मीटर से अधिक ले रहे हैं तो 100% लगेगा। ठीक है। अलग अलग भूखंड के लिए अलग अलग है, जैसे वाणिज्यिक और व्यावसायिक भूखंड है तो उसके लिए अलग होगा। ये हमने जो बताया ये आवासीय है। ऐसे ही इसमें प्रारूप खा में आवेदन होगा, प्रारूप खा में जांच और प्रारूप गा में प्रतिवेदन तैयार होंगे। ठीक है। उसके बाद प्रारूप घा में क्या दिया जाता है, प्रावधानों के अध्ययन पट्टा जारी होगा, यानी कि उसमें गा में पट्टा जारी हो रहा था, इसमें घा में, घा घर का में पट्टा जारी होंगे।
और राज्य शासन की ओर पट्टे जारी करने के बाद जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं उसके लिए राज्य शासन की ओर प्रतिवेदन या प्रस्ताव प्रारूप इंगा में भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसमें पटवारी जी का काम यह है, इसकी जो आवेदन रहता है, आवेदन का बंच रहता है, उस आवेदन में प्रॉपर जांच करना, इसके पास 2014 से लेकर अभी तक के कौन से कागज़ हैं या ऐसे कौन से कागज़ हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि इसके पास 2014 से कब्जा है। ठीक है, तो बिजली बिल है उसके पास नगर निगम का टैक्स का आवेदन है जो उसके नाम पर ही है। इस तरीके से इसमें पक्षकारों की जांच हो जाती है। फिर इसकी जांच होने के बाद इस पर टीप लगती है। टीप लगने के बाद इश्तेहार जारी होगा, आपत्ति जारी होगी, दावा आपत्ति के बाद कलेक्टर न्यायालय से, ये कलेक्टर न्यायालय से होते हैं। और जो हम आवासीय पढ़ रहे थे वो भूखंड वाले नगरीय ग्रामीण क्षेत्र के, वो कहाँ से होते हैं? वो होते हैं आपके तहसीलदार की कोर्ट से। ठीक है, तो ये हो गया धारणा अधिकार। फिर आते हैं हम 5वीं योजना में। 5वीं योजना क्या कहती है? 5वीं योजना कहती है मजरा टोला। तो मजरा टोला को ऐसे समझिए आप कि जैसे कि कोई ग्राम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर एक आबादी रहती है और यहाँ पर कृषि हो रही है। अब ऐसे ही एक ग्राम, इसी ग्राम के अंतर्गत, इसी ग्राम क्षेत्रफल के अंतर्गत एक आबादी यहाँ रह रही है। ठीक है, अब यहाँ की रोड जो है वो ये रोड ऐसे जाती है इस गांव से होकर, ठीक है, और यहाँ से ये रोड ऐसे भी निकल जा रही है। तो इनको यहाँ बार बार आने में, पंचायत आने में दिक्कत हो रही है, जबकि ये रोड यहाँ पर है और इसकी पॉपुलेशन अब ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। तो मजरा टोला कहता है जब किसी ग्राम के अंतर्गत, ठीक है, एक और आबादी अलग से हो या अलग से राजस्व ग्राम बनाने की मांग की जाए तो उस मजरा टोला को नवीन राजस्व ग्राम बनाया जा सकता है। नवीन राजस्व ग्राम, तो किसी ग्राम के अंदर बनाए गए स्थित मजरा टोला को नवीन राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया को ही वेब जीआईएस में हमको इसी पोर्टल में या इसी हेड के अंदर अपडेट करना होता है। ठीक है, तो इसमें पहला काम क्या है? जैसे ग्राम की सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको? ग्राम की सीमा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आबादी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आबादी कहाँ से कहाँ तक है, कितनी जनसंख्या है ना। आबादी सुनिश्चित करने के बाद क्या होगा? ग्राउंड ट्रूथिंग होती है। ग्राउंड ट्रूथिंग मतलब कि भौतिक सत्यापन, मौके पर कितने से कितने खसरे नंबर तक इस गांव में जाएंगे, कितने से कितने खसरे नंबर नए गांव में जाएंगे। फिर जब ग्राउंड ट्रूथिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या बनता है? प्रस्ताव। फिर आता है KML फाइल बनती है। KML फाइल को जांच किया जाता है। जांच करने के बाद आपके पास फाइनल प्रस्ताव आ जाता है, अप्रूवल, जिसको हम गजट में भी कहते हैं। फिर इसका LGD कोड डिसाइड होगा। LGD कोड के अनुसार दोनों ग्रामों की प्रविष्टियां होंगी। दोनों ग्रामों की प्रविष्टियों के बाद ये अनुमोदन के लिए चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मजरा टोला का कार्य होता है। इसको वेब जीआईएस में किया जाता है। अनुमोदन के बाद इसमें क्या हो जाता है? आपका अंत प्रकाशन होगा, प्रथम प्रकाशन। फिर मतलब यहाँ पर दोनों ग्रामों की आपने क्या कर ली? सूची बना ली रीनंबरिंग के साथ। रीनंबरिंग सूची अनुमोदन के लिए चली गई। सब कुछ होके है, तो सब कुछ होके हो जाने के बाद इसका प्रकाशन होगा। प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति होती है। दावा आपत्ति में यदि सब कुछ होके है तो क्या बन जाएगा? अंतिम प्रकाशन। इसको आप सेटलमेंट की तरह ही समझ सकते हैं। सेटलमेंट ही है एक प्रकार से। ठीक है, इस ग्राम का, नए ग्राम का जो बन रहा है मजरा टोला। फिर पृथक पृथक इनके राजस्व रिकॉर्ड बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले एक ग्राम था राम गांव, अब बन गया रमेश गांव। तो राम गांव तो वही रहेगा, लेकिन रमेश गांव जो नया बना है इसका 1 से लेकर 1000 तक खसरा था। अब इसमें जो खसरा बचे वो बचे 313 से 890, और यहाँ चला गया 1 से लेकर 312 और 891 से 1000। तो इसकी प्रॉपर रीनंबरिंग होगी दोनों गांव में। दोनों गांव में इनके नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मजरा टोला। मजरा टोला के बाद हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक है, छठवां टॉपिक हमारा है कृषि संगणना। कृषि संगणना मतलब एग्री सेंसस। ये संगणना का जो आधार है, ये अभी वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2 में। फेज़ 1 इसका कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 कभी भी चालू हो सकता है इसमें।
तो इसके तहत क्या है, वर्तमान समय में जोत का जो आधार है कि सीमांत कृषक है, लघु कृषक है, दीर्घ कृषक है, उसके आधार पे कितनी कृषि हो रही है, एसटी वाले कितने कृषक हैं, एससी वाले कितने कृषक हैं, ठीक है, फिर फीमेल कितने कृषक हैं, मेल कितने कृषक हैं, शामिल में कितने कृषक हैं, एकल कितने कृषक हैं, है ना, एक बोर से कितने लोग वो कर रहे हैं। इस तरीके से ये कृषक की जोत के आधार पे संगणना होती है, जनगणना होती है कृषि भूमि की जोत के आधार पे जो संगणना होती है ये होती है। इसको ऐप में देखा जाता है। ऐप में 1 नंबर का खसरा उठाया, 1 नंबर में 3 किसान हैं, 3 किसानों का नाम लिख दिया और अपडेट कर दिया। या 3 किसान में मुख्य 1 व्यक्ति कर रहा है और 2 व्यक्ति इसमें केवल नाम के लिए, या मौके पर 3 लोगों के नाम पर है लेकिन चौथा व्यक्ति इस पर खेती कर रहा है। इस तरीके की खेती की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। और बोया गया क्षेत्र और वर्तमान पड़ती क्षेत्र दोनों शून्य है तो जो जोत है उसको क्या मान लिया जाता है, प्रचलनात्मक जोत के रूप में नहीं लिया जाता। इससे पता चल जाता है स्वामित्व के बारे में, भूमि का स्वामित्व किसके पास है। इससे पता चल जाता है पट्टे के बारे में कि कहीं भूमि पट्टे पर तो नहीं ली गई है, और जोत का प्रकार पता चल जाता है। साथ में पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर ग्राम में कितने लोग उसी गांव के रहने वाले खेती कर रहे हैं और कितने लोग उस ग्राम में खेती कर रहे हैं लेकिन वो बाहर के रहने वाले हैं, ठीक है। भूमि का उपयोग पता चल जाता है, चारागाह है कि नहीं है ये पता चल जाता है, आंशिक जोत है कि पूर्ण जोत है ये पता चल जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें कृषि संगणना से हमको पता चल जाती है, एग्री सेंसस से। इंस्टीट्यूशनल क्रॉप लैंड होल्डर तो नहीं है। फिर कृषि संगणना के बाद आता है लघु सिंचाई संगणना। अभी 6वीं हुई थी, अब 7वीं होगी 2026-27 के आसपास, है ना। लघु सिंचाई संगणना, माइक्रो इरिगेशन सेंसस, MIC, लघु सिंचाई संगणना। इसमें क्या करना है, इसमें हमको किसी भी ग्राम के अंतर्गत सिंचाई के साधनों की गिनती करनी है। बोर कितने हैं, कुएं कितने हैं, तालाब, नहर, नदी, नाले, और एक बोर से कितने लोग सींच रहे हैं, कितना एरिया सींच रहे हैं, ठीक है। इसकी संगणना होती लघु सिंचाई संगणना। अभी ये हाल ही में नहीं हुई थी, मतलब काफ़ी समय पहले हुई थी, अब अगली होगी तब इसको और डिटेल में समझिएगा। अभी ये शायद आप लोग को वैसे भी नहीं होगी, पर सिंपल सी बात है, आपके किसी भी ग्राम के अंतर्गत कितनी सिंचाई के साधन हैं और कितना क्षेत्रफल को सींचते हैं, ये होती लघु सिंचाई संगणना, ठीक है। ये होगी 7। 8वीं है आपकी RCMS। 8वां क्या है आपका, RCMS। तो RCMS में हम बता चुके हैं। RCMS का मतलब होता है रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हॉस्पिटल में होता है HMS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे ही रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें रेवेन्यू कोर्ट्स की क्या होती है, लॉगिन होती है। जितने भी प्रकार के आवेदन दर्ज होते हैं न्यायालय में, वो सारे आवेदन इसी के अंतर्गत दर्ज होते हैं। नामांतरण के, बंटवारा का, उसके बाद आपका सीमांकन का, भू आवंटन का, भू अर्जन का, व्यपवर्तन का, BPL का, जाति प्रमाण पत्र का, नक्शा सुधार का, सारे आवेदन इसमें दर्ज होते हैं। दर्ज होने के बाद वो रीडर की आईडी में जाते हैं, रीडर के बाद PO की आईडी में जाते हैं, PO की आईडी के बाद वो प्रोसीड हो जाते हैं और उसमें क्या हो जाता है, आदेश। क्या हो जाता है, आदेश। और उसी आदेश के आधार पे दुरुस्ती की जाती है, सुधार किया जाता है या कार्य किया जाता है ना। इसका डिटेल में वीडियो डला हुआ, आप ऐप के बारे में देख सकते हैं। ऐप को ब्लैक बोर्ड में क्या ही समझाएं। तो ये हो गया RCMS। यहाँ पोर्टल से आपको आदेश मिल जाता है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं आदेश नहीं मिल रहा है, तो आप RCMS पे जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर बाहर 3 ऑप्शन है, आदेश डाउनलोड करें, प्रकरण देखें। तो यहाँ पर प्रकरण देखें पे आप क्लिक करेंगे और डेट वाइज आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ के आदेश देखने को पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाना। अब देखिए, ये जो है नारंगी विवाद सीमा जो चल रही है अभी, है ना, राजस्व और वन विभाग का सीमा विवाद चल रहा है, टास्क फोर्स चल रही है, वो इसी में आता है, वन से राजस्व। अब आप समझिए, यदि किसी भी खसरे में वन लिखा हुआ है तो राजस्व का वन है, ठीक है। यदि किसी खसरे में मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, ये सब लिखा हुआ है तो वो क्या है, राजस्व का वन है। क्या है, राजस्व का वन है। अब यदि वो वन विभाग है तो वो आपके खसरे में उपलब्ध नहीं होगा। वो केवल यदि फॉरेस्ट है, चाहे फिर वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, चाहे रिजर्व फॉरेस्ट है, तो ये आपके खसरे में फिर नहीं होगा। यदि खसरे में आपके है, इसका मतलब वो राजस्व का वन है, ठीक है, गैर खाते का वन है। तो इसमें SDLC जो होते हैं आपके,
सब डिविजनल लेवल कमेटी जो होती है वो इसमें प्रस्ताव देती है। यदि किसी वन विभाग पर राजस्व का प्रॉपर खेती हो रही है, प्रॉपर आबादी बस गई है, तो वो राजस्व विभाग को एक प्रस्ताव देते हैं वन अधिनियम के तहत, जो कि जो एसडीओ फॉरेस्ट होते हैं, वन मंडलाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा पारित होकर डीएफओ को जाता है। डीएफओ के अनुमोदन के बाद शासन स्तर पर कार्रवाई होती है, और जब शासन इसको अनुमोदित कर देता है तब इसके बाद ये राजस्व ग्राम में, जो हमने मजरा में जैसी प्रोसेस पढ़ी, पूरी प्रोसेस के तहत इसको भी रीनंबरिंग करके क्या कर दिया जाता है, नया खसरा बना लिया जाता है। ठीक है, सॉरी, नया ग्राम बना लिया जाता है, नया एलजीडी कोड और नया सब कुछ नाम मिल जाएगा। फिर 10वें नंबर पर आता है भू अधिकार पुस्तिका। भू अधिकार पुस्तिका, अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए आप। पहले बहुत ही जटिल काम था ये। किसी भी ज़मीन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे ये। इसी को ऋण पुस्तिका, इसी को बही, या इसी को अन्य चीज़ें कहते हैं, अन्य किताबें कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये होती भू अधिकार पुस्तिका। पहले इसके लिए आवेदन होता था, लाइन लगती थी। अब आप ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र में आवेदन करके, आवेदन शुल्क प्लस 45 रुपये जमा करके ऋण पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं किसी भी खसरे की। कितनी देर में? 15 मिनट में। तो हमारे पटवारी भाइयों का यह कार्य है कि हम जनता को इस बारे में जागरूक करें कि वो एक भू अधिकार पुस्तिका के लिए परेशान ना हों और केवल आवेदन करें और 15 मिनट में अपनी भू अधिकार पुस्तिका पालें। ठीक है, और ये डिजिटली साइंड होती है, डिजिटली साइन होती है, तो ये वेरीफाइड है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई भू अधिकार पुस्तिका, 10 हो गई। इसके बाद हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, स्वामित्व योजना या आबादी सर्वे। स्वामित्व योजना या आबादी सर्वे। देखिए, पंचायती राज विभाग ने राजस्व विभाग के साथ समन्वय करके यह योजना लागू की थी। ठीक है, इस योजना के तहत सन 2020 में यह योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जो व्यक्ति शासकीय भूमि की आबादी भूमि पर मकान बनाकर निर्माण करके या कब्जे के आधार पर रह रहे हैं, उन सभी को उस ज़मीन का अधिकार प्राप्त होगा। तो उनको उस ज़मीन के सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी कार्ड या अधिकार पत्र या अधिकार अभिलेख दिए जाएंगे। उसके बाद वह उस भूमि को क्रय, विक्रय, लोन, लीज पर रख सकते हैं। अभी क्या है, हमारा मकान आबादी में है लेकिन हमारे पास उसके कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो हम उसको बैंक में या कहीं पर भी रख नहीं सकते, क्योंकि कहीं भी रखने जाएंगे तो पहले कहते थे कि इसकी ज़रूरत क्या है, आपके पास क्या कागज़ हैं, तो कोई कागज़ नहीं थे। लेकिन अब लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे इस योजना के तहत। तो ये लागू हुई थी 2020 में। इसके भी 6वां चरण अभी चल रहा है। पहले चरण में इसमें डिंडौरी से इसको शुरुआत किया गया था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में बहुत ही स्पीड से इसमें कार्य हुआ है। ठीक है, प्रथम चरण था, समिति बनेंगी, ग्राम स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति। ठीक है, 3 तरीके की समिति बनेंगी इसमें, और चौथी समिति जो है वो ग्राम पंचायत स्तरीय समिति है। मतलब तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और फिर ग्राम पंचायत स्तरीय, 3 प्रकार की समितियाँ बनेंगी इसमें। उसके बाद सर्वे की कार्यवाही करना है। सर्वे की कार्यवाही के लिए सबसे पहले क्या है, आपको उस ग्राम में या पटवारी जी के द्वारा ही, है ना, इसको इधर लिख दें, आबादी सर्वे। अब पहले समझिए आबादी सर्वे कहाँ पर होगा। 2018 की स्थिति में निर्मित या निर्माण को केवल किनको आधार वो मिलेगा, अधिकार अभिलेख या पत्र मिलेगा, जो 2018 की स्थिति में निर्मित है ना, इस गाइडलाइन के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले आबादी भूमि को क्या करेंगे, चिन्हांकित करेंगे। क्या करेंगे, इसका सबसे पहला कार्य क्या है, आबादी भूमि को चिन्हांकित करके तहसील कार्यालय को प्रतिवेदन देंगे। क्या करेंगे, प्रतिवेदन देंगे। उस प्रतिवेदन को आधार मानकर प्रकरण तैयार किया जाएगा स्वामित्व योजना का। ठीक है, प्रकरण तैयार किया जाएगा। जब प्रकरण तैयार होगा तो SAOI को वो प्रकरण भेजे जाएंगे, जहाँ से SOI डेट देगी, किसके लिए, ड्रोन सर्वे के लिए। उस ड्रोन सर्वे की डेट के अनुसार, उस डेट के पहले उस ग्राम में
क्या किया जाएगा, चूना लाइन डाली जाएगी। चूना लाइन का मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर आबादी के खंड में जो मकान बने हुए हैं उन मकान को चूनों से बाउंड्री बनाएंगे, चाहे उनके छत के ऊपर, चाहे उनके खप्परों के ऊपर, और छज्जे को छोड़कर, और सड़क बनाएंगे प्रॉपर। जहाँ पर सरकारी भवन है, जहाँ पर कुएं हैं या जो शासकीय उपक्रम की निर्माण है, उन पर आप गोला डाल देंगे। बाकी सब में क्या करेंगे, उनको उनके एरिया के हिसाब से, निर्माण के हिसाब से आप क्या बनाएंगे, पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पोजीशन मतलब कि ये चूना लाइन से ब्लॉक बॉक्सेस बना देंगे, उनके ब्लॉक आउटर बाउंड्रीज बना देंगे। जब चूना लाइन हो गया तब क्या होगा, ड्रोन सर्वे। क्या होगा, ड्रोन सर्वे। अब ड्रोन सर्वे होने के बाद SOI एक मैप प्रोवाइड करता है। उस मैप के साथ हम करते हैं GT, ग्राउंड ट्रूथिंग, भौतिक सत्यापन, कि जो इन्होंने प्लॉट बनाया है, जो इन्होंने ऊपर से चूना लाइन के आधार पर मैप बनाए हैं, वो सही है या नहीं। तब क्या हो जाती है, 1 2 3 नंबर के 3 प्लॉट बना कर दिए, हमने चेक किया तो यहाँ पर 1+2 का एक ही प्लॉट है। ठीक है, और 3 के अंदर 3/1 और 3/2 के 2 प्लॉट बनेंगे। ऐसे करके हम पूरी सूची बना के SOI को वापस भेजते हैं। SOI उस पर क्या करता है, उसके बाद दोबारा SOI आपको मैप भेजता है। ठीक है, उस मैप में रीनंबरिंग करके आपको नई सूची मिल जाती। क्या मिल जाती है, रीनंबरिंग करके नया मैप मिल जाता है। आप उसको भी एक बार चेक करते हैं, GT करते हैं। यदि सब कुछ सही है तो आप क्या करते हैं, ROR करने के बाद प्रथम प्रकाशन, ROR करने के बाद प्रथम प्रकाशन के 15 दिवस के बाद द्वितीय प्रकाशन। यदि कोई 15 दिवस में कोई आपत्ति नहीं आई है तो द्वितीय प्रकाशन, 15 दिवस में कोई आपत्ति आई है तो फिर एक बार प्रकाशन होगा, और फिर प्रकाशन के बाद फिर हम उसको मौका देंगे। फिर आपत्ति नहीं आई है तो द्वितीय प्रकाशन। द्वितीय प्रकाशन के बाद कलेक्टर ID में केस चला जाता है, कलेक्टर कोर्ट में केस भेज दिया जाएगा। वहाँ से फिर से क्या किया जाएगा, एक बार इसके दावा आपत्ति इश्तेहार बुलाए जाएंगे, आहूत किए जाएंगे, और सब कुछ ओके होने पर अंतिम प्रकाशन। अंतिम प्रकाशन के बाद क्या हो जाएगा, वेब GIS में डेटा चला जाएगा और उस व्यक्ति को अपनी भूमि का अधिकार अभिलेख खसरे में दिखने लगेगा, जहाँ से वो ये खसरे को डाउनलोड कर सकता है और अपने उन खसरों को उस आधार पे क्या कर सकता है, डिवाइड वो कर सकता है, लोन ले सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वामित्व योजना हमने पढ़ ली। तो ये 11-12 योजनाएं हैं, वो 11-12 पॉइंट पे स्वामित्व योजना कार्य करती है। बहुत ही प्रभावशील योजना है, बहुत ही मददगार योजना है ग्रामीणों के लिए, और आने वाले समय में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में इस पे कार्य हो चुका होगा। अभी काफ़ी सारे ज़िलों में हो गया है, जब कई पटवारी साथी हमारे जाएंगे कई ज़िलों में तो ये पूरा हो चुका होगा। तो हमने सबसे पहले कौन कौन सा देखा, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या देखा हमने सबसे पहले, PM किसान योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, दूसरा हमने देखा CM किसान कल्याण योजना। तीसरा हमने देखा CMABY ग्रामीण। चौथा देखा हमने CMABY शहरी नगरीय। ठीक है, ये ग्रामीण। फिर पांचवा हमने देखा मजरा टोला। छठवा देखा हमने कृषि संगणना। ठीक है, सातवां लघु सिंचाई। लघु सिंचाई के बाद हमने आठवां क्या देखा, लघु सिंचाई देखी। ठीक है, लघु सिंचाई के बाद हमने 8वीं योजना कौन सी देखी अपनी, ठीक है, RCMS देखा हमने। RCMS के बाद हमने क्या देखा, वन ग्राम राजस्व ग्राम। ठीक है, फिर देखा हमने भू अधिकार पुस्तिका। भू अधिकार पुस्तिका के बाद हमने अभी देखी आबादी सर्वे या स्वामित्व। ठीक है, इस तरीके की हमने ये योजनाएं देख ली, और इन योजनाओं के तहत इसमें 6
छः हज़ार रुपये साल। इसमें 60 स्क्वायर मीटर का पट्टा, इसमें 100 स्क्वायर मीटर से लेकर 200 स्क्वायर मीटर से अधिक भी ब्याजी 100% के साथ लीज पर भूमि। इसमें ग्राम के अंदर कोई भूमि निहित है, कोई आबादी का टोला है तो मजरा टोला। कृषि संगणना मतलब जोत के आधार पे उसकी गणना करना, कितने प्रकार के जोत हैं, कितने प्रकार की सिंचाई के साधन हैं। RCMS जहाँ से पूरा रेवेन्यू का कोर्ट मैनेज होगा। वन ग्राम यानी कि जो खसरे के अंतर्गत वन ग्राम है, जहाँ पर आबादी बसने लगी, जहाँ पर खसरा कृषि भूमि अधिक होने लगी है, जहाँ से वन का जो है क्षेत्रफल कम हो गया है, उनको राजस्व में कन्वर्ट करना। वो अधिकार पुस्तिका यानी ऋण पुस्तिका जो दी जाती है किसानों को। उसके बाद आबादी सर्वे यानी स्वामित्व, जहाँ पर निर्माण में या आवास में जो व्यक्ति जहाँ जैसा रह रहा है उसको उस जगह के रहने का प्रमाण पत्र देना, अधिकार पत्र देना, प्रॉपर्टी कार्ड देना। ठीक है, इस तरीके से ये योजनाएं हैं। इनका क्रियान्वयन पटवारियों द्वारा किया जाता है या राजस्व विभाग के द्वारा ग्राउंड स्तर पर पटवारी करते हैं। और समय समय पर इन पे जो अपडेट्स आते हैं वो भी पालन करवाने का कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारियों यानी पटवारियों का है। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको इस योजना के तहत, इन योजनाओं के तहत आसानी होगी समझने में। जब आप गांव में जाएंगे, जब आप फील्ड पर जाएंगे और इन योजनाओं से आपका सामना होगा तो आपको ये नई नहीं लगेंगी, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। किसी भी योजना के बारे में कोई भी और आपको डिटेल चाहिए हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।